कर दी है, नई पार्टी बनाने की बात कही है और आरसीपी सिंह को लेकर तमाम तरह के कयास लग रहे हैं कि उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी है। क्या यह भारतीय जनता पार्टी के भीतर बिहार में किसी बड़े बगावत का संकेत तो नहीं है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी चुनाव की घोषणा होने के बाद जिस तरह से वहां एनडीए गठबंधन में आपस में अभी मतभेद की खबरें आ रही हैं लगातार और सीट शेयरिंग को लेकर अभी तमाम तरह के दांव-पेच चल रहे हैं, उनको देखते हुए एनडीए गठबंधन वहां भी मुश्किल में दिखाई पड़ रहा है। बात अगर झारखंड की करें तो झारखंड में कल ही 66 उम्मीदवारों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की और सूची जारी होने के बाद उस सूची पर तमाम तरह के सवाल उठे और सबसे बड़ा सवाल जो सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा हो रही है, पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की अलग बात है, वो अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं या फिर उनको उम्मीदें रही होंगी कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है जिसे पार्टी के नेता भी उठा रहे हैं, पार्टी के बाहर के भी नेता, वो है कि जिस तरह से वहां पर कई मुख्यमंत्री रह चुके नेताओं के परिवारजनों को टिकट मिला है, यानी डायनेस्टी पॉलिटिक्स की जो बात भारतीय जनता पार्टी करती है उसको लेकर सवाल उठे हैं, क्योंकि वहां पर 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को टिकट मिला है, मुख्यमंत्रियों को के रिश्तेदारों को मिला है, उनकी पत्नियों को मिला है, उनके परिजनों को मिला है। तो इस पर सवाल वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा उठा रहा है। उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पार्टी छोड़ रहे हैं या छोड़ने की तैयारी में है, वो लोग भी इस पर सवाल उठा रहे हैं कि नेताओं ने, महत्वपूर्ण नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, बगावत की खबरें किस तरह से वहां आ रही हैं, इन सब पर आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले जो सवाल उठा रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, उस पर सुनते हैं वहां पर कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने कहा है कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स पर भारतीय जनता पार्टी सबको घेरती है और खुद उसने जो पहली सूची जारी की है उसी में किस तरह से उसने लोगों को, परिजनों को और जो उसके नेता हैं उनके परिवार वालों को टिकट बांटे हैं। सुनते हैं एक बार क्या कह रहे हैं मनोज पांडे। आप लोग एक आरोप लगा रहे हैं इस लिस्ट पर, क्या है वो आरोप? देखिए, आरोप सब कोई देख रहा है। मंच से इनके बड़े बड़े नेता परिवारवाद ऐसा हुआ खड़ा करते थे और इस लिस्ट में पूरी तरह से परिवारवाद ही दिख रहा है, दूसरा कुछ नहीं। अर्जुन मुंडा की पत्नी जी को टिकट मिल गया, चंपाई सोरेन के बेटे को भी टिकट मिल गया, रघुवर दास जी के पुत्रवधू को टिकट मिल गया। कोई राजनीतिक इनकी विरासत आप कैरियर या ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। हाउसवाइफ से उठा के सीधा टिकट दे दिया इन लोगों ने, इसलिए कि रघुवर दास की पुत्रवधू हैं। ऐसे तो इनके 105 नेता हैं, बड़े नेता, जो परिवारवाद की उपज है, परिवारवाद की देन है। लेकिन उसके बावजूद ये झूठ बोलने में माहिर लोग, सातिर लोग, सिर्फ झूठ और गलत नैरेटिव क्रिएट करते हैं। आज ये सामने देखने को मिल रहा है, एक्सपोज हो गई भाजपा पूरी तरह से। अब आकर जवाब दे, क्या जवाब है परिवारवाद पर उनका? कुछ नहीं बोल पाएंगे, अगल बगल बगले झांकने लगेंगे। चलिए, खैर उनका मामला है, लेकिन अब ये जनता को गुमराह नहीं कर पाएंगे, दिग्भ्रमित नहीं कर पाएंगे। आप लोगों ने सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट किया कि आप जेएमएम और कांग्रेस 70 सीटों लड़ेगी। आरजेडी नाराज हो गई है। आरजेडी कह रही है कि उनके बड़े नेता यहाँ पे हैं, उनसे बातचीत में की कंसेंट नहीं लिया गया, जबकि वो कैपेबल हैं कि बहुत सारी सीटों पर अकेले लड़के बीजेपी को हरा सकते हैं। जब पूछा गया आरजेडी के नेताओं से, मनोज झा जी से, कि क्या आप लोग अकेले लड़िएगा, तो उन्होंने कहा कि हमारे सामने ऑप्शन खुले हुए। देखिए, मनोज झा जी क्या बोल रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, तेजस्वी यादव जी से कल रात में मुलाकात हुई है हमारे नेता की, हेमंत सोरेन जी की, सकारात्मक बातें हुई हैं और मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी गलती से भी ऐसी गलती वो लोग करेंगे, क्योंकि जनता बेवकूफ नहीं है। जनता देख रही है कि आप में क्या कमिटमेंट है। आप जिन फांसीवादी और सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करना चाहते हैं, जिसके लिए आप जाने जाते हैं, अब उसके प्रयास में कोई कमी रह जाएगी तो जनता माफ नहीं करेगी। तो ठोक बजाकर ही कोई निर्णय लेगा और परिपक्व नेता मैं मानता हूं तेजस्वी जी को, ऐसी भूल से भी नहीं करेंगे वो।
तो नेताओं के परिजनों को, जो वहां के महत्वपूर्ण नेता हैं, उनके परिवार वालों को टिकट दिया गया है। मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं कई, चूंकि झारखंड को बने हुए अभी 24 साल भी नहीं हुए हैं, होने वाले हैं, लेकिन वहां पर जिस तरह से कई बार कई मुख्यमंत्री बनने का एक रिकॉर्ड बनाया है झारखंड ने, उनमें से कई मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी में हैं इस समय, वो पहले चाहे जिन पार्टियों में रहे हों। तो उनके परिजनों को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जो एक परिवार की राजनीति की वो आलोचना करती है, उस पर घिर रही है, और वहां जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उसको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी इस बात को लेकर काफी नाराजगी है। वो नाराजगी सामने आ रही है, वो नाराजगी इस रूप में आ रही है कि पार्टी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के एक नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी में अब वहां एक बड़ी बगावत देखने को मिल रही है, पहली सूची आने के बाद ही। आंचल, क्या इसके बारे में आपके पास जानकारी है? झारखंड में जिस तरह से चुनाव की जब घोषणा हुई और उसके बाद सीटों का जब पहली लिस्ट आई, सूची आई भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या वहां के पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया है? किस तरह से पार्टी छोड़ने की बातें आ रही हैं? जी, मैं आपको बता दूं समीर जी कि जैसे ही वहाँ पर बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आई झारखंड में, तो वहाँ पर बगावत का सुर गूंजने लगे, और वहाँ पे दिखाई दिया कि जो बीजेपी की पहली लिस्ट है उसमें साफ तौर पर परिवारवाद देखा गया। क्योंकि और सबसे पहला झटका बीजेपी को मेनका सरदार ने दिया, क्योंकि उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया कि वो अभी बीजेपी में शामिल नहीं रहेंगी, वो अपने आगे के करियर पर फोकस करेंगी। और उन्होंने विधायक है वो 3 बार की बीजेपी से विधायक रह चुके हैं, 2000 में, 2009 में और 2014 में उन्होंने चुनाव जीता था बीजेपी की टिकट से ही। उसके बाद भी उनको टिकट नहीं दिया गया। उनकी जगह पे जो अर्जुन मुंडा है, उनकी पत्नी को मतलब टिकट दिया गया है, उम्मीदवार बनाया गया है, जिसकी वजह से उनमें नाराजगी देखने को मिली। और उन्होंने साफ तौर पर अपना जो इस्तीफा है प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को भेज दिया है, और उन्होंने लिखा है कि जल्द ही भविष्य की राजनीति के बारे में अपने फैसले को साझा करेंगे वो सभी के साथ में। तो ये है कि वहां पर नेता पार्टी अब छोड़ने लगे हैं। इसके अलावा भी कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, और इस बीच में वहां इंडिया गठबंधन के घटक दलों की कल बैठक हुई, और उसमें तय हुआ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी 81 में से 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उसके अलावा आरजेडी वहां पर है, कम्युनिस्ट पार्टियां शामिल हैं। हालांकि वहां भी आरजेडी की नाराजगी की खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी तक ऐसी वहां पर कोई ऐसी नाराजगी दिखाई नहीं पड़ी है, या साफ तौर पर उसको लेकर अभी का किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इस पर अभी चर्चा चल रही है। लेकिन एनडीए गठबंधन में वहां भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सहयोगी दल हैं, जनता दल यूनाइटेड, आजसू, झारखंड के जो उसके सहयोगी दल हैं एनडीए गठबंधन के, उनके बीच में सीटों के बंटवारे के बाद अब भारतीय जनता पार्टी में जो सबसे ज्यादा बगावत के सुर आ रहे हैं, स्वर दिखाई पड़ रहे हैं। आजसू के नेताओं ने भी पार्टी छोड़ी है, और आजसू के नेताओं में भी नाराजगी है जो टिकट बंटवारा वहां पर हुआ है। तो उसके बाद अब एनडीए गठबंधन में बिल्कुल इस तरह की स्थिति दिखाई पड़ रही है कि जो परिवारवाद का आरोप लगाते रहे हैं दूसरी पार्टियों पर, उसी परिवारवाद का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो टिकट बांटे हैं, सबसे ज्यादा नाराजगी उसको लेकर है। यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पार्टी छोड़ रहे हैं, तो उस पर यह उनकी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया है कि वो पार्टी छोड़कर अब दूसरी पार्टियों में अपना रास्ता तलाश रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से को छोड़कर अब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियों में जाने का रास्ता देख रहे हैं। कुछ नेता उसमें शामिल होने वालों की भी सूची है, इसकी भी आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन को लेकर सीट शेयरिंग पर जो समझौते हुए हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, दोनों का साफ तौर पर कहना है कि सीट शेयरिंग को लेकर यहां गठबंधन के घटक दलों में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। राजेश ठाकुर कुछ सुनेंगे, वहां कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, क्या कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए। हमें लगता है कि अखबार में आपने तस्वीर नहीं देखी है, और जो तस्वीर छपी है वो बयां कर रही है कि हम लोग साथ साथ हैं। तो इस तरह की बात नहीं र्यूमर हो तो अच्छा है कि हमने उनसे कोई बातचीत नहीं की है। ठीक है, मैं रुकना चाहूंगा आपको। ये र्यूमर नहीं है, आरजेडी के नेता है, राज्यसभा सांसद है
मनोज झा जी मीडिया के सामने आकर ऑन रिकॉर्ड बोले, क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा कि हमसे विचार विमर्श नहीं किया गया। नहीं, देखिए, अब वो क्या कह रहे हैं मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि विचार विमर्श हुआ है, अच्छे तरीके से हुआ है, और निश्चित रूप से जब भी गठबंधन होता है तो सभी लोगों को कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है। त्याग और बलिदान के बदौलत ही कोई समझौता होता है, और हमें लगता है कि सब लोग अगर इस प्रकार से सोचेंगे तो निश्चित रूप से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बराबर के लायज रहे हैं, शुरू से रहे हैं, इंडिया गठबंधन के वो महत्वपूर्ण साथी हैं, और हम लोग लगातार झारखंड में भी आपने देखा एक व्यक्ति उनके विधायक थे और वो बराबर मंत्री बन करके रहे, और उनको पूरा झारखंड सरकार में सम्मान मिला। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई मंच होता था तो एक मंत्री राजद का, एक मंत्री कांग्रेस का और मुख्यमंत्री जेएमएम के होते थे। तो हमें नहीं लगता कि कहीं कोई इग्नोरेंस की बात है। हाँ, ये होता है कई बार, जब भी कोई समझौते होते हैं तो थोड़ा ज्यादा चाहिए, थोड़ा कम चाहिए, उसमें कई बार इस तरह की बातें आएंगी। हमें नहीं लगता है कि मीडिया में जाने वाली कोई बात है। बीजेपी की पहली लिस्ट आई है, 66 लोग इसमें शामिल हैं, उसको क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, कुछ नहीं कहना है। भारतीय जनता पार्टी को अगर झामुमो जैसी पार्टी और हम लोगों जैसी पार्टी नहीं रहती तो उम्मीदवार का अकाल पड़ा हुआ था। आपने लिस्ट जो देखा है, जो लोग वंशवाद की बात करते थे उन्होंने बाप बेटे को टिकट दिया कि नहीं, और झामुमो से लेके दिया। हमारी बहू को टिकट दिया कि नहीं दिया, कांग्रेस से ले जाकर के एक सदस्य को दिया तो टिकट। तो इसका मतलब है कि पूरी तरह से वो अभाव में थे, और निश्चित रूप से हम लोग सबकी मदद करने वाले लोग हैं। निश्चित रूप से हमने ऐसा ऐसा नेतृत्व पैदा किया है जिनके बगैर उनका काम नहीं चलता है। आज जो हिमंता इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जो उनके सहारा और खेवनहार बने हुए हैं, उनका भी जन्म कांग्रेस में ही हुआ है। तो हमें लगता है जरूरत है बेचारों को तो मदद लेनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस 81 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का निर्माता में रही है और जो संस्थापक सदस्यों में से है, तो निश्चित रूप से जब भी कांग्रेस बात करेगी तो 81 सीटों की बात करेगी, और 81 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता 81 सीटों पे तैयारी किए हैं, तो निश्चित रूप से जो भी हमारा इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार होगा, हम लोग सब लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। जेएमएम और कांग्रेस लिस्ट कब तक आएगी? बहुत जल्द आएगी, और जैसे ही आएगी सबसे पहले एएनआई को बताया जाएगा। तो झारखंड में कांग्रेस के नेता राजेश ठाकुर ये बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में किसी तरह का कोई संकट नहीं है। ये चूंकि खबरें आ रही थी कि कल की जो बैठक हुई थी उसके बाद आरजेडी ने नाराजगी जताई है, वहां पर सीटों को लेकर जो कुछ बातचीत हुई है उसी पर राजेश ठाकुर का कहना है कि वहां पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन 81 सीटों पर लड़ रहा है। ये मायने नहीं रखता कि कांग्रेस कितने पर लड़ रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कितने पर लड़ रही है, या आरजेडी कितने पर लड़ रही है। और इस बीच कई नेताओं के भारतीय जनता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जाने की खबरें हैं। आंचल बता रही है कि कौन से प्रमुख नाम हैं। आंचल, किन नेताओं की सूचना आ रही है जिन्होंने बीजेपी छोड़ी है और कांग्रेस में शामिल हुए? जी, मैं आपको बता दूं कि जब से ही बीजेपी की पहली लिस्ट आई है तब से ही एनडीए में और बीजेपी खासकर बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं, और यहां तक कि एक के बाद एक झटके लग रहे हैं बीजेपी को। इसी कड़ी में अब झारखंड की मांडू सीट से बीजेपी नेता कुमार महेश सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली, यानी कि उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो वहीं हम बात करें एनडीए को, एक लगातार एक के बाद एक झटके ही लगते जा रहे हैं क्योंकि भगदड़ मची हुई है। ऐसे में एक और ये खबर आ रही है कि अमित महतो जो हैं वो जेएमएम में शामिल हो गए, यानी कि जेएमएम का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है और एनडीए का कुनबा लगातार खत्म होता जा रहा है। एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, एक के बाद एक इंसान जो है, व्यक्ति नेता जो हैं वो पार्टी की सदस्यता लेते जा रहे हैं, कांग्रेस में शामिल हो रहा है, कोई जेएमएम में शामिल होता जा रहा है। ये एनडीए के लिए एक बुरी खबर है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सूची आने के साथ ही एनडीए में सीट शेयरिंग के खबर आने के साथ ही जिस तरह से वहां पर नेताओं का पार्टी छोड़ने का क्रम जारी है, वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस और जेएमएम में शामिल हो रहे हैं, ये उसके लिए एक सेटबैक है, एक धक्का है, एक उसके लिए बहुत एक कह सकते हैं कि बुरी खबर है। और बुरी खबर इस लिहाज से भी है एनडीए के लिए कि महाराष्ट्र और झारखंड में
चुनाव को लेकर सवाल लगातार जो चुनाव आयोग पर लग रहे हैं, चुनाव आयोग की निष्ठा पर, उसकी ईमानदारी पर, उसकी जो कार्यशैली है उस पर जो आरोप लग रहे हैं, वो आरोप लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। एक बार शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना के नेता संजय राउत ने फिर चुनाव आयोग पर सीधा सवाल उठाया है और उन्होंने यह आशंका जाहिर की है कि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही जगह चुनाव आयोग वहां किसी न किसी तरह से गड़बड़ी करने की आशंका उन्होंने जताई है और यह कहा है कि न सिर्फ मतगणना के समय या मतदान के समय बल्कि उसके पहले से ही वो इसकी पूरी भूमिका तैयार कर चुका है, तैयार करता है और हर बार करता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी ऐसा ही किया गया। क्या आरोप लगा रहे हैं संजय राउत चुनाव आयोग के ऊपर और चुनाव आयोग की भारतीय जनता पार्टी के साथ किस तरह से मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं, सुनते हैं एक बार संजय राउत को। लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है महाराष्ट्र में, झारखंड में, हरियाणा में कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र की बात ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी और उनके जो चेले चपाटे हैं, चोर लफंगे, उनके साथ वो चुनाव हारने जा रहे हैं, किसी भी हालत में जीत नहीं पा रहे। लोकसभा में ये लोग हार गए हैं, हमने हराया उनको, बहुत कोशिश की, लेकिन विधानसभा में ये लोग हार रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं अभी मालूम है आपको? जो वोटर लिस्ट है उसमें गड़बड़ और घोटाले कर रहे हैं। चुनाव आयोग को से हाथ मिलाकर चुनाव आयोग उनको मदद कर रहा है। हर विधानसभा क्षेत्र में जहां बीजेपी लड़ने जा रही है, लगभग 150 विधानसभा क्षेत्र है जहां बीजेपी लड़ेगी, वहां वो ढूंढ रहे हैं ऐसे वोटर्स को जिसने लोकसभा में महाविकास आघाड़ी को वोटिंग किया है, मतदान किया है। ऐसे हर विधानसभा क्षेत्र से 10,000 वोटर्स को निकाल देंगे, डिलीट कर रहे हैं और उनके जगह पर 10,000 बोगस वोटर्स को डाल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो जीतने की संभावना है वो कम हो जाए, क्योंकि कांटे की टक्कर है कुछ जगह पे। ये सबसे बड़ा घोटाला हमारे लोकतंत्र में चुनाव आयोग की मदद से होने जा रहा है। हम ये मुद्दा सिर्फ देश में नहीं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी लेके जाएंगे कि ये देश में क्या हो रहा है। ये गांधी नेहरू का देश है, ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान मानने वाला ये देश है। ये लोकतंत्र किस तरह से ये लोग खत्म कर रहे हैं। चुनाव आयोग गृह मंत्रालय के अखत्यार में आता है, तो मुझे लगता है उसके लिए जिम्मेदार अमित शाह जी है। आपको हमारे साथ लड़ना है तो मर्द की तरह सामने आइए, चुनाव लड़िए, लोगों में जाकर लड़िए, आपको पता चलेगा क्या है ये। आप हारने के डर से इस तरह से अगर घोटाले करेंगे तो देश नहीं रहेगा। सर, आपके साथ 4 प्रमुख नेता इस पूरे मास्टरमाइंड है, इस पूरे घोटाले के कौन नेता है? कुछ चंद्रशेखर बावनकुळे ने तो एक विशेष प्रशिक्षण शिविर लिया नागपुर में कि एक घोटाला हम कैसे करना चाहते हैं और कैसे कर सकते हैं, पूछे उनको। विशेष शिविर लिया है और ये जिम्मेदारी जिनके पास दी है उसमें से एक व्यक्ति को विधान परिषद में जो गवर्नर्स नॉमिनेशन में जो एमएलए हुए ना, उसमें से एक व्यक्ति को ये पूरा जिम्मा दिया है। उसमें से उसने शिंदेगढ़ को और अजित पवार को नहीं लिया है, सिर्फ बीजेपी के ही मतदार संघ जो है चुनाव क्षेत्र है उसमें ऐसा हो रहा है। उसका मतलब है शिंदे को भी ये अब हराने वाले हैं और अजित पवार को भी हराएंगे। सर, बावनकुळे लेकिन आरोप लगा रहे कि आप लोग हारने के डर से नया शगुफा छोड़ रहे हैं। बावनकुळे से हमको ये बात सीखने की जरूरत नहीं है। बावनकुळे जी, आप कभी भी सही तरीके से चुनाव नहीं लड़े और नहीं जीते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपने जो घोटाले शुरू किए हैं उसका पोल खुल हुआ है, अभी आपको भागना पड़ेगा। सर, उद्धव जी ने राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, ऐसा आपने देखिए, सामना में लिखा है। 20 तारीख को चुनाव होगा महाराष्ट्र में, 20 तारीख को चुनाव, 23 तारीख को होगा काउंटिंग और 26 तारीख तक हमको सरकार बनाने की मुदत दी है। 26 को सरकार बनानी पड़ेगी, 23 को अगर काउंटिंग होता है तो 24 तक काउंटिंग चलता है। ये महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है, दुर्गम भाग है, एक 2 दिन लगता है मुंबई में पहुंचने के लिए। तो एमएलए 2 दिन से यहाँ कैसे पहुंचेंगे, सरकार कैसे बनाएंगे? ये आघाड़ी का सरकार बनने वाला है, तो किसी भी हालत में लोगों को एक साथ नहीं आना है और सरकार बनाने का या विधिमंडल का नेता चुनने का जो एक समय लगता है वो भी हमें नहीं दे रहे।
फिर राज्यपाल के पास जाना है गठबंधन बनाकर, तो उससे पहले राष्ट्रपति शासन लगा दो, क्योंकि ये लोग सरकार नहीं बना सकते। 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन अमित शाह लगाएंगे। ये पूरा खेल चल रहा है महाराष्ट्र में चुनाव होने के बाद भी राष्ट्रपति शासन लगाने का। लेकिन अमित शाह जी, मैं आपको बताता हूं, हम ये होने नहीं देंगे। सर उद्धव जी आज 12:30 बजे एक तो एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं संजय राउत चुनाव आयोग पर, न सिर्फ मतदान के दौरान और मतगणना के समय, बल्कि इन सबसे पहले भी मतदाता सूचियों में किस तरह से चुनाव आयोग के ऊपर एक धांधली का बड़ा आरोप लगा रहे हैं। और यही नहीं, उसके बाद भी कि अगर चुनाव के बाद मतगणना के बाद महज 2 दिन का समय रहेगा, और यह उनका आरोप है कि जानबूझकर चुनाव आयोग ने ऐसी तारीख तय की है। क्योंकि महाराष्ट्र में 20 तारीख को यानी 20 नवंबर को वहां पर मतदान है, 23 नवंबर को मतगणना होगी, और 26 नवंबर को ही जो मौजूदा विधानसभा है महाराष्ट्र की, उसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इन 2 दिनों के भीतर वहां पर विधानसभा का गठन हो जाना चाहिए संवैधानिक रूप से, और मतगणना के बाद महज 2 दिन का समय मिल रहा है। इसको उन्होंने कहा है कि ये एक षड्यंत्र है, जो संजय राउत का कहना है, कि ताकि उसके बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके, और महाराष्ट्र में वही स्थिति सरकार बनाने के लिए उन सारी चीजों को, उन सारे जो तरीके अपनाए गए, जो इस समय जिस तरह से सरकार चल रही है, वैसे तरीके अपनाए जाएं, खरीद फरोख्त के, विधायकों को तोड़ने के, और भी जो चीजें हैं। चूंकि ये सबको पता है कि जिस तरह से वहां गठबंधन में 4-5 पार्टियां मुख्य रूप से लड़ रही हैं, करीब 6 पार्टियां दोनों गठबंधनों में, उसके अलावा भी कई पार्टियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से 6 पार्टियां हैं। तो उन सारी पार्टियों में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत तो आना नहीं है, वहां पर गठबंधन सरकार ही बननी है। ऐसे में क्या जो राष्ट्रपति शासन लगाकर क्या वहां पर पार्टियों में तोड़फोड़, विधायकों की खरीद फरोख्त, इन सब चीजों का इंतजाम पहले से कर लिया गया है, ये बता रहे हैं संजय राउत। बड़ा आरोप है। और झारखंड में भी, महाराष्ट्र में भी कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। अजीत पवार की एनसीपी, जो इस समय एकनाथ शिंदे सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं अजीत पवार, उनकी पार्टी के सैकड़ों नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी से भी कई नेताओं के पार्टी छोड़ने की खबरें हैं। अब झारखंड में भी जैसे ही सूची आई, पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की, पार्टी के नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में शामिल होने लगे हैं। महेश सिंह को आपने देखा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर वो कांग्रेस में शामिल हुए। अब कई और नेताओं के भी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाने की सूचनाएं हैं। जी आंचल, और कौन जा रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि इस टाइम में जो खबर आ रही है, एक बहुत बड़ी खबर है। बीजेपी के केदार हाजरा, जो कि विधायक हैं, उन्होंने, और उसके साथ ही आजसू के पूर्व विधायक उमाकांत रजक ने पार्टी छोड़कर झामुमो का दामन थाम लिया है। वो झामुमो में शामिल हो गए हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में उन्होंने झामुमो की सदस्यता ग्रहण की है। और ये एक बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। आपको बता दूं कि इसके बाद बीजेपी को बड़ा झटका लगाया। बीजेपी को ही नहीं बल्कि पूरे एनडीए को बड़ा झटका लगाया, और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आने वाले वक्त में बीजेपी को और पूरे एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। ये दोनों नेता 2 दिन पहले ही अपनी पार्टियों को छोड़ गए थे और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेता महेश सिंह जो है वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो ये अब जो खबरें आ रही हैं वो एनडीए के लिए एक झटका है। लेकिन उससे बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है पड़ोसी राज्य बिहार में, जहां अगले साल चुनाव होने हैं। बिहार में येन केन प्रकारेण नीतीश कुमार के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने वहां सरकार तो बनाई, सरकार में भी शामिल हो गई। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चुनाव आने से पहले ही उसको झटके लगने वाले हैं। पार्टी के बड़े नेता आरसीपी सिंह, जो कभी नीतीश कुमार के बहुत करीबी हुआ करते थे, उसके बाद जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ आना स्वीकार किया तो वो पार्टी छोड़ गए, अभी यहां पर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। वह बीजेपी में वहां उससे पहले ही काफी जो एनडीए गठबंधन है और बीजेपी है उसमें कई उथल पुथल चल रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जिस तरह से अपनी यात्रा सीमांचल के इलाकों में, बिहार के इलाकों में लेकर निकल रहे हैं, जेडीयू सख्त नाराज है। जेडीयू के कई नेताओं के बयान उसके खिलाफ आए हैं और उसका
असर ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्टीकरण देना पड़ा कि ये यात्रा गिरिराज सिंह की है, न कि भारतीय जनता पार्टी की। हमारे साथी अविनाश है। अविनाश, आरसीपी सिंह का जो ये नया घटनाक्रम है और जो पिछले 3-4 दिनों से लगातार गिरिराज सिंह की यात्रा और इसमें एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में नीतीश कुमार का ना आना, ये सब सारी चीजें क्या बता रही हैं? हाँ, ये बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो टकराव चल रहा है उसमें आरसीपी सिंह भी एक कड़ी थे। आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार का बहुत करीबी भी माना जाता था और इसीलिए नीतीश कुमार ने उनको अपनी पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया था। लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की जगह बीजेपी के ज़्यादा करीब हो गए। वो खुद मंत्री बन गए, जबकि नीतीश कुमार शुरुआत से मना कर रहे थे कि हमको एक सीट नहीं चाहिए। ये एनडीए 2 की बात है, जब बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत था और बीजेपी की तरफ से एक सीट का ऑफर किया गया था जिसे नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया था। लेकिन जब आरसीपी सिंह पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं और वो मोदी जी से डील कर लेते हैं और खुद मंत्री बन जाते हैं, इसकी नाराजगी नीतीश कुमार ने तुरंत ही उस समय तो जाहिर नहीं की, लेकिन नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को बता दिया कि भाई हमको एक सीट नहीं चाहिए। आरसीपी सिंह का 6 महीने का टर्म बचा हुआ था उस समय खाली राज्यसभा सदस्य के रूप में। नीतीश कुमार ने उनको दोबारा राज्यसभा में नहीं भेजा। जब वो किसी सदन के सदस्य नहीं बचे तो उनको मंत्रिमंडल से अपने आप ही इस्तीफा देना पड़ गया। यानी ना तो तब उनकी मोदी ने मदद की और ना ही फिर नीतीश कुमार तो वैसे ही नाराज हो चुके हैं। हाँ, मोदी मदद करना चाहते थे, लेकिन मदद कैसे करें क्योंकि वो जेडीयू में थे। नीतीश कुमार ने तो सीधा बोल दिया था कि आपको उनको मंत्री बनाना है तो अपनी पार्टी से भेज दीजिएगा। लेकिन नीतीश कुमार को मोदी नाराज नहीं कर सकते थे क्योंकि चुनाव भी उन्हें लड़ना था। तो इस चक्कर में आरसीपी सिंह को उन्होंने किनारे कर दिया। बाद में आरसीपी सिंह ने जेडीयू छोड़ा, बीजेपी में भी शामिल हुए, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने पलटी मारी, आरसीपी सिंह जो एक पार्टी के अध्यक्ष थे उनको बीजेपी में कोई भी पद नहीं दिया गया। पिछले 1 साल से वो बस खाली इंतजार कर रहे थे अपनी बारी का। लोकसभा चुनाव में भी उनको टिकट नहीं मिला कि नीतीश कुमार नाराज ना हो जाएं, जबकि बीजेपी ने उनसे कहा था कि आप नालंदा से तैयारी कीजिए। आरसीपी सिंह नालंदा से तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो पता चला कि वो सीट तो आपने जेडीयू को दे दी है। तो आरसीपी सिंह तो बेचारे खड़े रह गए। अब उन्हें पता है कि अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और आरसीपी सिंह यदि बीजेपी जेडीयू के साथ लड़ती है तो आरसीपी सिंह का कुछ नहीं होने वाला। एक व्यक्ति जो एक पार्टी का अध्यक्ष था, बीजेपी के चक्कर में उसकी राजनीति पूरी तरीके से खत्म हो गई। अब इस चक्कर में उन्होंने अब नई पार्टी बनाई है, 1 साल का समय है। बहुत महत्वपूर्ण बात वो कह रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के तमाम लोग उनके संपर्क में है, जो पार्टी छोड़ना चाह रहे हैं और उनके साथ आना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आरसीपी सिंह बीजेपी में भी रहे हैं और जब वो जेडीयू से बीजेपी में गए थे तो उनके साथ कई लोग गए थे। तो बीजेपी के अंदर भी उनके लोग हैं, जेडीयू के अंदर भी उनके लोग हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिहार में जो कास्ट पॉलिटिक्स चलती है उसमें आरसीपी सिंह यदि किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे तो वो नीतीश कुमार को पहुंचाएंगे, कि दोनों ही एक ही कुर्मी बरादरी से आते हैं। और आरसीपी सिंह का जेडीयू के संगठन पर आज की तारीख में भी ज़बरदस्त प्रभाव है। आरपी सिंह जिस दिन थोड़ा पावरफुल होंगे, जेडीयू के कई नेता उनके साथ में जुड़ जाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान तो नीतीश कुमार को ही होना है। बिल्कुल, वो तो नीतीश कुमार के करीबी तो हैं ही। नीतीश ब्यूरोक्रेट रहे हैं और प्रमुख सचिव रहे हैं नीतीश कुमार के। अब जब वो ब्यूरोक्रेसी में थे उसके समय से ही वो नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे हैं। उन्होंने फिर नौकरी से वीआरएस लिया, यानी रिटायरमेंट लिया। नीतीश कुमार ने उनको राज्यसभा भेजा, वो पार्टी में आए और अपना पार्टी का अध्यक्ष तक उन्होंने बनाया। तो जाहिर सी बात है कि वो नीतीश कुमार के तो करीबी हैं ही, जनता दल यूनाइटेड पार्टी में भी उनकी जबरदस्त पैठ है। तो इन सब के बीच ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तब और महत्वपूर्ण है जब एक पार्टी वहां पर खासकर यूथ्स को बहुत लुभा रही है, जन सुराज पार्टी, और अब एक और नया मोर्चा खोलकर आरसीपी सिंह भी एक नई पार्टी लेकर आ रहे हैं। तो एनडीए गठबंधन में एक जो अभी स्थिति बनी हुई है, जेडीयू और बीजेपी के बीच मतभेद तो साथ आए उसके पहले ही, उस दौरान भी और अभी तक बने हुए हैं। पार्टी के तमाम नेता इस गठबंधन को नहीं स्वीकार कर पाए, कई लोग पार्टी छोड़ गए, लेकिन कुछ अभी बने हुए हैं। आरसीपी सिंह जब पार्टी छोड़ रहे हैं तो क्या वास्तव में इन दोनों पार्टियों में एक बड़े बिखराव के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं? देखो, जब पहले तो आरसीपी सिंह ने अभी पार्टी बनाने की घोषणा की है। बिहार की जो पॉलिटिक्स है, पहले यह देखना पड़ेगा आरसीपी सिंह किस गठबंधन के साथ जाते हैं। एनडीए के साथ वो नहीं जाएंगे, ये तो पहले से ही तय है कि जहां नीतीश कुमार होंगे वहां आरसीपी सिंह नहीं होंगे। तो यदि आरसीपी सिंह इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ते हैं तो फिर एनडीए के अंदर बहुत ज़बरदस्त भगदड़ मचेगी, क्योंकि जो अब लोग बाग फिर जो आरसीपी सिंह के जो लोग हैं कि उनकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आरसीपी सिंह अकेले रहते हैं
तो फिर उनके लिए चुनौतियां बहुत ज़बरदस्त होंगी। मुश्किल होगी बिल्कुल। अगर आरसीपी सिंह अकेले रहते हैं तो अकेले पार्टी चलाना, पार्टी बनाना, चलाना फिर बड़ा मुश्किल होता है, वो भी ऐन चुनाव के टाइम पर। लेकिन ये जरूर है कि अगर वो पार्टी बनाते हैं तो बीजेपी और जेडीयू दोनों ही पार्टियों के तमाम ऐसे नेता निश्चित तौर पर वहां अपना एक रास्ता, एक आशियाना अपना तलाशने की कोशिश करेंगे, राजनीतिक आशियाना आरसीपी सिंह के पास, जिनकी नाराजगी अपनी पार्टियों से है और जो आरसीपी सिंह की ही तरह वो भी महसूस कर रहे हैं कि उनको पार्टी में अलग थलग कर दिया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश, आपने ये सारी जानकारी दी दर्शकों को, श्रोताओं को। और आगे बढ़ते हैं कि झारखंड में जिस तरह से जो बगावत की खबरें भारतीय जनता पार्टी के भीतर और एनडीए के भीतर आ रही हैं, चुनाव वहां 2 चरणों में होने हैं, 13 नवंबर और 20 नवंबर को। वहां भी मतगणना 23 नवंबर को होगी झारखंड में भी। लेकिन झारखंड में 66 उम्मीदवारों की पहली सूची भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही जारी की, वहां विद्रोह की खबरें, पार्टी के भीतर नेताओं के पार्टी छोड़ने की खबरें, पार्टी नेता अपने तमाम समर्थकों के साथ पार्टी छोड़ रहे हैं, इसकी खबरें आ रही है। और पार्टी छोड़कर वो कांग्रेस पार्टी या जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम रहे हैं। तो कई नेता ऐसी सूची में हैं। आंचल बताएंगी कि ऐसे कौन से नेता हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी और वो कांग्रेस और जेएमएम में आ रहे हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी खबर तो इस वक्त ये है कि मांडू सीट से बीजेपी नेता कुमार महेश सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उसके अलावा इस लिस्ट में और भी कई नेताओं का नाम है। सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो, उन्होंने जेएमएम की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं हम बात करें आजसू, कहा जा रहा है कि आजसू के भी कई कार्यकर्ता हैं, कई नेता हैं ऐसे जो अभी जेएमएम के संपर्क में हैं और लगातार उसकी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में और भी कई नेता आजसू में और कांग्रेस झामुमो में यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन सरकार इस समय है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी में कई पूर्व मुख्यमंत्री थे और वो उन मुख्यमंत्रियों के परिजनों को, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके कई परिजनों को, पूर्व मुख्यमंत्रियों को खुद जिस तरह से वहां टिकट दिया गया है, तो पार्टी के भीतर जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। और जो परिवार की पार्टी कहकर भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों पर निशाना साधती थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भी निशाना साधती थी, उसके अलावा कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं सब पर वो परिवारवाद का आरोप लगाती रही है। लेकिन बड़ी संख्या में जब उसने अपने नेताओं के परिजनों को टिकट दिया है तो अब वो भी आ गई है निशाने पर विपक्षी नेताओं के। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने जबरदस्त निशाना साधा है और सीधे तौर पर कहा है कि ये किस तरह से परिवारवाद पर दूसरों को घेरते हैं और अपने यहां परिवारवाद कैसे करते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि अगर इनके पास दूसरे दलों के नेता ना हो तो ये इनके पास उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। एक बार सुनते हैं क्या कहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची पर। आप लोग एक आरोप लगा रहे हैं इस लिस्ट पर, क्या है वो आरोप? देखिए, आरोप सब कोई देख रहा है। मंच से इनके बड़े बड़े नेता परिवारवाद ऐसा हुआ खड़ा करते थे और इस लिस्ट में पूरी तरह से परिवारवाद ही दिख रहा है, दूसरा कुछ नहीं। अर्जुन मुंडा की पत्नी जी को टिकट मिल गया, चंपाई सोरेन के बेटे को भी टिकट मिल गया, रघुवर दास जी के पुत्रवधू को टिकट मिल गया। कोई राजनीतिक इनकी विरासत आप कैरियर या ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। हाउसवाइफ से उठा के सीधा टिकट दे दिया इन लोगों ने, इसलिए कि रघुवर दास की पुत्रवधू है। ऐसे तो इनके 105 नेता हैं, बड़े नेता, जो परिवारवाद की उपज है, परिवारवाद की देन है। लेकिन उसके बावजूद ये झूठ बोलने में माहिर लोग, सातिर लोग, सिर्फ झूठ और गलत नैरेटिव क्रिएट करते हैं। आज ये सामने देखने को मिल रहा है। एक्सपोज हो गई भाजपा पूरी तरह से। अब आकर जवाब दे, क्या जवाब है परिवारवाद पर उनका? कुछ नहीं बोल पाएंगे, अगल बगल बगले झांकने लगेंगे। चलिए, खैर उनका मामला है, लेकिन अब ये जनता को गुमराह नहीं कर पाएंगे, दिग्भ्रमित नहीं कर पाएंगे। आप लोगों ने सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट किया कि आप जेएमएम और कांग्रेस 70 सीटों लड़ेगी, आरजेडी नाराज हो गई है,
आरजेडी कह रही है कि उनके बड़े नेता यहाँ पे हैं, उनसे बातचीत नहीं की, कंसेंट नहीं लिया गया, जबकि वो कैपेबल हैं कि बहुत सारी सीटों पर अकेले लड़के बीजेपी को हरा सकते हैं। जब पूछा गया आरजेडी के नेताओं से, मनोज झा जी से, कि क्या आप लोग अकेले लड़िएगा, तो उन्होंने कहा कि हमारे सामने ऑप्शन खुले हुए। देखिए मनोज झा जी क्या बोल रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है तेजस्वी यादव जी से कल रात में मुलाकात हुई है हमारे नेता की, हेमंत सोरेन जी की, सकारात्मक बातें हुई हैं और मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी गलती से भी ऐसी गलती वो लोग करेंगे, क्योंकि जनता बेवकूफ नहीं है। जनता देख रही है कि आप में क्या कमिटमेंट है, आप जिन फांसीवादी और सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करना चाहते हैं, जिसके लिए आप जाने जाते हैं, अब उसके प्रयास में कोई कमी रह जाएगी तो जनता माफ नहीं करेगी, तो ठोक बजाकर ही कोई निर्णय लेगा और परिपक्व नेता मैं तो परिवारवाद के नाम पर किस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी विपक्षी नेताओं के निशाने पर है वो दिख रहा है। जिस तरह से झारखंड में उसने टिकट बांटे हैं, 66 सीटों पर टिकट बांटे हैं और कई पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिजनों को उन्होंने टिकट वहां पर दिया है, जिसे वो अपनी पार्टी के, उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नाराजगी साफ दिख रही है, जो पार्टी छोड़ रहे हैं, दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं। और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे जो कह रहे थे कि किस तरह से दूसरों पर निशाना साधते हैं लेकिन खुद परिवारवाद में उलझे हुए हैं। सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, ये उनका आरोप है। और यह झारखंड में इस वजह से, ये भी एक बड़ी वजह है, इसके अलावा कई ऐसी जगहों पर, चूंकि जहां कई ऐसे उनके बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेता कई बार से जो विधायक रह चुके हैं, उन सीटों पर जब पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिजनों को टिकट दे दिया गया तो कई नेताओं के पार्टी छोड़ने की खबरें हैं। कई नेता हैं जो जिन्होंने इस वजह से छोड़ा है, कई नेता अभी और पार्टी छोड़ने की कतार में हैं। यानी ये समझा जा सकता है कि 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में झारखंड में विधानसभा के जो चुनाव हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को अपने कई नेताओं का साथ नहीं मिलेगा। अपने तमाम समर्थकों के साथ वो पार्टी छोड़ रहे हैं और दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। ऐसे नेताओं की एक बड़ी लिस्ट है। कुमार महेश सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं झारखंड में, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, जो आजसू जिसको कहते हैं, उन दोनों ही पार्टियों से कई नेताओं ने पार्टी को छोड़ा और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए हैं। तो ये दिखा रहा है कि एनडीए किस तरह से घिरा हुआ है और एनडीए न सिर्फ झारखंड में बल्कि जो दूसरा चुनावी राज्य है यानी महाराष्ट्र, वहां भी एनडीए के घटक दलों के बीच उथल पुथल जारी है। अब तक वहां सीट शेयरिंग का मसला नहीं फाइनल हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की गुट वाली शिवसेना और अजीत पवार के गुट की एनसीपी, तीनों ही पार्टियों के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर बातें चल रही हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई फैसला नहीं हो पा रहा है जो इस मुद्दे पर वहां गिरी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा आरोप इस समय लग रहा है चुनाव आयोग पर, चुनाव आयोग विपक्षी दलों के निशाने पर है। उस पर आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए वो चुनाव से पहले ही कोशिशें शुरू कर देता है। संजय राउत ने बड़े आरोप लगाए हैं, लेकिन उससे पहले झारखंड से जो कुछ और नई खबरों की नेताओं के पार्टी छोड़ने की आ रही हैं, उसके बारे में बता रही हैं आंचल। जी, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के विधायक केदार हाजरा और आजसू के पूर्व विधायक उमाकांत रजक ने झामुमो की सदस्यता ग्रहण कर लिया। कहा जा रहा है कि वो झामुमो में शामिल हो गए हैं, जो कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों बाद झारखंड में चुनाव होने और चुनाव से पहले ऐसे दल बदलना, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। कहीं ना कहीं बीजेपी का वोट शेयर जो है वो गिर सकता है और ऐसी स्थिति ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं देखने को मिली। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में भी इसी तरीके का हालात देखने को मिले थे। हरियाणा में भी जैसे ही लिस्ट सामने आई, जैसे ही सीट को लेकर बातचीत चल रही थी, जैसे ही पहली लिस्ट सामने आई, उसके बाद दूसरी लिस्ट सामने आई, एक के बाद एक जो नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया और एकदम से लगातार भगदड़ की स्थिति देखने को मिली थी बीजेपी में। और वही हालात अब झारखंड में भी देखने को मिल रहे हैं बीजेपी के साथ, क्योंकि एक के बाद एक नेता इस्तीफा देते जा रहे हैं और दूसरे दलों में शामिल होते जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नेताओं को अंदाजा हो गया है, उनको संकेत मिल रहे हैं कि कहीं ना ये बीजेपी की वहां पर सरकार नहीं बन सकती है। कहा ऐसा जा रहा है, नेताओं को संकेत मिल गए, इसी वजह से वो दल बदलने में लगे हुए हैं इस वक्त।
यानी वो अब बीजेपी में या एनडीए में अपना भविष्य सुरक्षित नहीं देख रहे हैं, वो जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। 81 सीटें हैं वहां झारखंड में विधानसभा में, और 66 सीटों पर सूची जारी की भारतीय जनता पार्टी ने। उसके बाद से ही पार्टी में भगदड़ मची हुई है, न केवल भारतीय जनता पार्टी में बल्कि वहां एनडीए में जो उसकी सहयोगी पार्टी है आजसू, वहां भी पार्टी में कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और छोड़कर वो जेएमएम या कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आयोग जिस तरह से विपक्ष के निशाने पर है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद 20 सीटों पर ईवीएम में हेराफेरी गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए उसके पास शिकायत दर्ज कराई गई है तमाम दस्तावेजों के साथ, और अब आरोप ये लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से ही चुनाव आयोग काम कर रहा है। चुनाव से पहले ही यहां वोटर लिस्ट में तमाम तरह की गड़बड़ियों की आशंका जताई है संजय राउत ने, जो महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं। संजय राउत को सुनते हैं, बहुत बड़े आरोप उन्होंने लगाए हैं और यह भी कहा है कि चूंकि महाराष्ट्र में किसी एक पार्टी के पास बहुमत जितनी सीटें नहीं आने वाली हैं, क्योंकि वहां दोनों ही पार्टियों के गठबंधन में 6 से ज्यादा पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां 288 सदस्यीय विधानसभा में किसी पार्टी के पास इतनी सीटें नहीं आएंगी, यानी 145 सीटें जो कि अपनी सरकार बना सके। ऐसी स्थिति में वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रची जा रही है। इस तरह की कोशिशें हो रही हैं ताकि वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके और फिर उन 6 महीनों के भीतर अपने मन मुताबिक सरकार बनाई जा सके। सुनते हैं संजय राउत को। बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है चुनाव आयोग पर भी और केंद्र सरकार पर भी। लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है महाराष्ट्र में, झारखंड में, हरियाणा में कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र की बात ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी और उनके जो चेले चपाटे हैं, चोर लफंगे, उनके साथ वो चुनाव हारने जा रहे हैं। किसी भी हालत में जीत नहीं पा रहे। लोकसभा में ये लोग हार गए हैं, हमने हराया उनको, बहुत कोशिश की, लेकिन विधानसभा में ये लोग हार रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं अभी मालूम है आपको? जो वोटर लिस्ट है उसमें गड़बड़ और घोटाले कर रहे हैं। चुनाव आयोग को से हाथ मिलाकर चुनाव आयोग उनको मदद कर रहा है। हर विधानसभा क्षेत्र में जहां बीजेपी लड़ने जा रही है, लगभग 150 विधानसभा क्षेत्र है जहां बीजेपी लड़ेगी, वहां वो ढूंढ रहे हैं ऐसे वोटर्स को जिसने लोकसभा में महाविकास आघाड़ी को वोटिंग किया है, मतदान किया है। ऐसे हर विधानसभा क्षेत्र से 10,000 वोटर्स को निकाल देंगे, डिलीट कर रहे हैं, और उनके जगह पर 10,000 बोगस वोटर्स को डाल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो जीतने की संभावना है वो कम हो जाए, क्योंकि कांटे की टक्कर है कुछ जगह पे। ये सबसे बड़ा घोटाला हमारे लोकतंत्र में चुनाव आयोग की मदद से होने जा रहा है। हम ये मुद्दा सिर्फ देश में नहीं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी लेके जाएंगे कि ये देश में क्या हो रहा है। ये गांधी नेहरू का देश है, ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान मानने वाला ये देश है। ये लोकतंत्र किस तरह से ये लोग खत्म कर रहे हैं। चुनाव आयोग गृह मंत्रालय के अखत्यार में आता है, तो मुझे लगता है उसके लिए जिम्मेदार अमित शाह जी है। आपको हमारे साथ लड़ना है तो मर्द के तरह सामने आइए, चुनाव लड़िए, लोगों में जाकर लड़िए, आपको पता चलेगा क्या है ये। आप हारने के डर से इस तरह से अगर घोटाले करेंगे तो देश नहीं रहेगा। सर, आपके साथ 4 प्रमुख नेता इस पूरे मास्टरमाइंड है, इस पूरे घोटाले के कौन नेता है? कुछ चंद्रशेखर बावनकुळे ने तो एक विशेष प्रशिक्षण शिविर लिया नागपुर में कि एक घोटाला हम कैसे करना चाहते हैं और कैसे कर सकते हैं, पूछे उनको। विशेष शिविर लिया है और ये जिम्मेदारी जिनके पास दी है उसमें से एक व्यक्ति को विधान परिषद में जो गवर्नर्स नॉमिनेशन में जो एमएलए हुए हैं ना, उसमें से एक व्यक्ति को ये पूरा जिम्मा दिया है। उसमें से उसने शिंदेगढ़ को और अजित पवार को नहीं लिया है, सिर्फ बीजेपी के ही मतदार संघ जो है चुनाव क्षेत्र है उसमें ऐसा हो रहा है। उसका मतलब है शिंदे को भी ये अब हराने वाले हैं और अजित पवार को भी हराएंगे। सर, बावनकुळे लेकिन आरोप लगा रहे कि आप लोग हारने के डर से नया शगुफा छोड़ रहे हैं। बावनकुळे से हमको ये बात सीखने की जरूरत नहीं है। बावनकुळे जी, आप कभी भी सही तरीके से चुनाव नहीं लड़े और नहीं जीते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं
आपने जो घोटाले शुरू किए हैं उसका पोल खुल हुआ है, अभी आपको भागना पड़ेगा। सर उद्धव जी ने शासन लगा सकते हैं ऐसे आपने जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं ऐसा आपने देखिए सामना में लिखा है। 20 तारीख को तो ये आशंका जता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं सीधे सीधे चुनाव आयोग पर संजय निरुपम, और कह रहे हैं कि केंद्र सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के हिसाब से काम कर रहा है। कांग्रेस के जो महाराष्ट्र में प्रदेश अध्यक्ष हैं नाना पटोले, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी आमने सामने चुनाव नहीं जीत सकती है, इसलिए वो तमाम तरह के षड्यंत्र कर रही है। लेकिन इस बीच झारखंड और बिहार में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को झटका लग रहा है, एनडीए गठबंधन में टूट फूट की खबरें आ रही हैं, वो उसे परेशान करने वाली हैं। झारखंड में और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले क्या और खबरें आती हैं, और जो भी अपडेट खबरें होंगी वो आपको डीबी लाइव में पल पल की खबरें मिलती रहेंगी। अब मुझे और आंचल को हमारे तमाम न्यूज रूम के सहयोगियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।